तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग फिजिकल साइंस के पेपर के बारे में। तो अगर आप फिजिकल साइंस का पेपर दे रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ ये आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी अलग हो, लेकिन ये प्रश्न आपको तकरीबन सेम मिलेगा। आप सभी लोगों से दोस्तों एक और विनम्र निवेदन ये करना चाहूँगा कि हो सकता है जिन प्रश्नों को मैं अभी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके यूनिवर्सिटी में शायद ना पूछे जा रहे हो। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी के जो प्रश्न है मैं अगर वो अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ और आपको लगता है कि वो प्रश्न भी मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आप सबसे बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आपके जो भी प्रश्न है आप चाहें तो वो मुझे कमेंट में जो है पिन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि उन प्रश्नों को भी मैं जो है आपके लिए आगे एज ए सॉल्यूशन या उसको एक वीडियो के फॉर्मेट में, डिस्कशन के फॉर्मेट में आपके साथ में मैं आगे डिस्कस करूँ। इससे होगा ये कि हम एक ही विषय से संबंधित अलग अलग तरीके से प्रश्नों को देख पाएंगे और आपके पास में भी आपके प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध हो जाएगा। तो आप सब लोग इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि अगर आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है अभी तक या हमारे चैनल पे उपलब्ध नहीं है, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में पिन कर सकते हैं, यानी कि आप मुझे भेज सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं फिजिकल साइंस का पेपर। अगर आप पेडागोजी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपने फिजिकल साइंस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में लिया होगा। तो फिजिकल साइंस में देखिए बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं, और इसी नॉर्मल से प्रश्न में अगर हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले एक प्रश्न दिखेगा। ये प्रश्न वैसे मैंने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का लिया हुआ है, लेकिन मैं जैसा कि आपको बताया कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी का भी कुछ प्रश्न है तो आप मुझे जरूर बताएं। तो फिजिकल साइंस का 2017 का पेपर है। यहाँ पर है कि राइट द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एज पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब यहाँ पर मैं आपको ना दोस्तों एक जनरल सी बात बताता हूँ। यहाँ पर भले ही विषय हमारा फिजिकल साइंस का है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका रेलिवेंट हो जाता है, यानी कि ये प्रश्न आपको जो है अगर आप बायोलॉजी पेडागोजी पढ़ते हैं वहाँ पर भी, अगर आप हिंदी पेडागोजी पढ़ते हैं वहाँ पर भी, इंग्लिश पढ़ेंगे वहाँ पर भी, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर भी, होम साइंस पढ़ेंगे वहाँ पर भी, और सोशल साइंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी, पेडागोजी के कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हो वहाँ पे आपको ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देखने को मिलेगा ही। क्योंकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसी विषय से संबंधित नहीं है, बल्कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बताता है कि हम किसी भी विषय को अगर पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ब्लूम्स। तो हमें बेंजामिन ब्लूम्स ने बताया कि किसी भी विषय को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, कुछ फिक्स्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। चाहे हम हिंदी पढ़ें, चाहे हम विज्ञान पढ़ रहे हों, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हों, चाहे बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस या सोशल साइंस, हर एक विषय को पढ़ने का अपना एक शैक्षिक उद्देश्य होता है, हर एक विषय का अपना एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो यहाँ पर खैर सीधे सीधे शब्दों में आपसे पूछा है, साधारण शब्दों में, कि भैया ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों के प्रकार में, यहाँ पे कोई विषय नहीं लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न हर एक विषय में पूछा जा सकता है। तो देखिए 2 नंबर में पूछा, वेरी शॉर्ट में पूछा है, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे। आप सबको पता है कि ब्लूम्स ने क्या किया, शिक्षा के उद्देश्यों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। ब्लूम्स ने 3 हायरार्की यानी कि श्रेणीवार तरीके से उन्होंने इसको 3 वर्गों में बांटा। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण को मानव व्यक्तित्व के 3 पक्षों यानी कि डोमेन के आधार पर विभाजित किया गया कि हमारे जीवन में हम लोग जो चीज़ें सीख रहे होते हैं वो हमें 3 प्रकार से प्रभावित करती हैं या हमारे अंदर 3 प्रकार से बदलाव लेकर आती है, हमारे व्यवहार में 3 प्रकार से बदलाव लेकर आती है। तो शिक्षा के माध्यम से वो 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं जो कि प्रभावित होते हैं, चाहे हम कोई भी विषय पढ़ें
तो उन्होंने बताया कि पहला होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हम लोग ज्ञानात्मक पक्ष बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा अफेक्टिव डोमेन, जिसे कि हम लोग भावात्मक पक्ष बोलते हैं। और तीसरा होता है, इसे आप कहीं कहीं जो है आप देखेंगे साइकोमोटर डोमेन, कहीं क्रियात्मक पक्ष भी पढ़ने को मिलता है, तो मनोक्रियात्मक बोला गया है। शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो मनोक्रियात्मक, कहीं जगह कहीं इसे क्रियात्मक पक्ष भी बोला जाता है, यानी कि साइकोमोटर डोमेन। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि देखिए भावात्मक पक्ष, या मतलब सबसे पहले बताता हूँ ज्ञानात्मक पक्ष। एक मिनट साफ कर देता हूँ। हाँ, तो अगर हम ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं तो ब्लूम्स के अनुसार जब हम किसी भी छात्र को, किसी भी अध्ययनकर्ता को, किसी भी लर्नर को जब हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, तो सबसे पहले उसका जो है ज्ञानात्मक पक्ष विकसित होता है। ये उद्देश्य कि शिक्षा के माध्यम से कोई भी विषय अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका ज्ञानात्मक पक्ष बढ़े। ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन में आपके विकास और डेवलपमेंट हो। मतलब कि उदाहरण के लिए अगर आप गणित जानते, जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो शुरू में कुछ भी नहीं आता, तो जब वह 0, 1, 2, 3, 4, 5 फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह की चीज़ें जब सीखता है तो क्या होता है, उसका गणित के क्षेत्र में उसका ज्ञानात्मक पक्ष का विकास हो रहा है। इसी प्रकार से जब हम लोग फिजिकल साइंस पढ़ते हैं, यानी कि आपका जो है सामाजिक माफ करिएगा विज्ञान पढ़ते हैं हम लोग, तो विज्ञान के माध्यम से, सामाजिक अध्ययन के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से, होम साइंस के माध्यम से, जिस भी विषय को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे जैसे अध्ययन करते चले जाते हैं, हमारा उस विषय के अंदर जो एक ज्ञान है वो बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जब तक हम उस विषय को पढ़ नहीं रहे थे, अभी तक हमारा उस विषय से परिचय नहीं था, तो हमारा उस विषय के बारे में अज्ञानता थी। अज्ञानता क्या होती है कि जो ज्ञान उपलब्ध तो है लेकिन हमें नहीं पता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है शिक्षा के माध्यम से। तो जब भी आप किसी विषय को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उससे आपका ज्ञानात्मक पक्ष विकसित होता है। तो पहला काम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन का विकास करना। इसके बाद एक मिनट दोस्तों, माफ करिएगा दोस्तों, एक मिनट। इसके बाद हमारा भावात्मक पक्ष यानी कि अफेक्टिव डोमेन। देखिए ज्ञान के रूप में हमने चीज़ों को सीखा, समझा, और हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में अंतर देखने को आपको मिलेगा जैसे जैसे हम शिक्षित होते चले जाते हैं जिस भी विषय को पढ़ रहे हैं। इसके बाद व्यवहार में भी हमारे परिवर्तन आता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब हम पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ रहे होते हैं, सामाजिक अध्ययन के बारे में पढ़ रहे होते हैं या किसी विषय के, तो जब तक हम उसी विषय के बारे में जान नहीं रहे होते तो हम जब कुछ बोलते हैं तो उसमें वो विषय से संबंधित हमारा ज्ञान जो है नहीं झलकता। उदाहरण के लिए, जब तक आप अपने देश के वीर शहीदों के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, उन्नत जो हमारी संस्कृति रही है या हमारी संस्कृति है अभी, जब हम अपने देश के बारे में ठीक से नहीं जानते तो हम किसी के साथ चर्चा भी ठीक से नहीं कर सकते, हमारा व्यवहार भी ठीक से नहीं हो पाता। जब हम मौलिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, माता पिता से सीखते हैं, किसी से भी सीखते हैं, मौलिक शिक्षा के माध्यम से, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से जब हम पर्यावरण से परिचित होते हैं, मौलिक शिक्षा के माध्यम से हम मानवीय मूल्यों का, संविधान के बारे में और अच्छी अच्छी चीज़ें जब सीखते हैं, तो आप देखते हैं कि हो सकता है जो व्यवहार आप पहले करते रहे होंगे, आपके व्यवहार में भी वो परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि स्कूल में जब हम चीज़ें सीखते हैं तो मौलिक शिक्षा के अंतर्गत हम सीखते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, किसी को चोट ना पहुँचाएं, अच्छे से रहे, शालीनता से रहे। तो बच्चे स्कूल जाने के बाद जब धीरे धीरे ये चीज़ें सीखते हैं तो उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, उनकी सोच में भी परिवर्तन आता है, हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारे विचारों को व्यक्त करने के तरीके में। तो भावनात्मक पक्ष जो होता है, यानी कि हम किस तरह से व्यवहार करेंगे, अपने इमोशंस के ऊपर, संवेग के ऊपर किस तरह से नियंत्रण रखते हैं, इन सारी चीज़ों में भी आप देखेंगे काफ़ी बदलाव, यानी कि सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है, और यही उद्देश्य भी है। उसके बाद है मनोक्रियात्मक सकारात्मक साइकोमोटर डोमेन। देखिए मनोक्रियात्मक का मतलब कि आप क्या सोच रहे हैं और शरीर उस तरह से किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी कि शारीरिक रूप से भी आप विकसित होते हैं, यानी कि शारीरिक गतिविधियों में भी आप विकसित होते चले जाते हैं।
तो जो चीज़ें आप बचपन शायद नहीं कर पा रहे थे, आप वो बड़े होकर कर पाते। उदाहरण के लिए जैसे कि आप जब छोटे रहते तो बॉल को उछाल कर बार बार पकड़ पाना शायद आपके लिए संभव नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाते आप जगलिंग करना शुरू कर देते, दोनों हाथों में बॉल ऊपर नीचे फेंक कर खेलना शुरू कर देते, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, जो कि बचपन में शायद आपके लिए संभव नहीं था, बड़े होते होते आप वो चीज़ें करने लगते। इसमें मस्तिष्क का और शरीर का आपस में कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है और ये चीज़ें समय के साथ में विकसित होती चली जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि हवा में एक बॉल जाती है, जब आप छोटे रहते हो शायद उस गेंद को कैच करना आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन आप जब बड़े हो जाते हो तो आप देखो जैसी हवा में गेंद जाती है, आप दिमाग से, आपका मतलब एक मनोवैज्ञानिक तरीके से आप आकलन कर लेते हो कि गेंद कहाँ जाएगी, और शरीर को भी उस तरह से, हाथों को उस तरह से तैयार कर लेते हो कि गेंद आपके हाथों में ही आकर गिरती। तो ये क्या होता है हमारा मनो और क्रियात्मक, यानी कि मनोवैज्ञानिक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से एक जो कोऑर्डिनेशन की जो चीज़ होती है, ये समय के साथ में भी विकसित होती है और इसको भी विकसित करना जो है शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। तो ये 3 भाग आप रखेंगे। मैंने 2 नंबर में आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया, लेकिन मैंने सोचा कि चीज़ों को आपको बताता हुआ चलो। अच्छा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। जैसे ये तीसरा, जब तक ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा पेपर है राइट टू इन्वेंशन ऑफ न्यूटन। देखिए इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा आपको जोर नहीं दूंगा कि यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूटन के द्वारा जो 2 प्रमुख खोज किए गए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बहुत सारी खोज न्यूटन ने की थी। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे खोज किए जो कि आप आराम से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। देखिए आप न्यूटन का सबसे पहले आप लोगों को पता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको पता है। लॉज ऑफ मोशन, यानी कि लॉज ऑफ मोशन भी उनको पता है, तो वो भी आपको पता है। कैलकुलस का भी, जो हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, वो उन्होंने ही बताया। उसके अलावा वाइट लाइट को कैलकुलस के माध्यम से सॉल्व करके भी बताया कि वाइट लाइट जो हम लोग आसपास जो रोशनी होती है, इसे हम वाइट लाइट कहते हैं, जब तक ये अलग अलग भागों में बटा हुआ नहीं है। तो इन सब की खोज प्रिज्म के माध्यम से इन्होंने ही करी। तो लॉज ऑफ मोशन याद रखिएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी याद रखिएगा, कैलकुलस याद रखिएगा और वाइट लाइट की खोज, ये 4 प्रमुख खोज हैं। अब इनको अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है तो आपको बस ये 4-5 के नाम लिख देने हैं, लेकिन अगर आपसे विस्तार पूर्वक पूछे तो थोड़ा थोड़ा इनको आप जो है समझा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, तो आपको सिर्फ चाहे तो आप थोड़ा फॉर्मूला लिख दीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम मोटा मोटा क्या है कि भाई जब भी 2 चीज़ें जिनका कि एक निश्चित मास होता है आपस में एक दूसरे के आसपास में होती हैं तो एक दूसरे को खींचती हैं। एक तो ये कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है, वो धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसको गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जो बताया गया है, तो आप मतलब इसको विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं यहाँ पर। व्हाट इज यूनिट प्लानिंग, इकाई योजना क्या है। देखिए इकाई योजना शिक्षक द्वारा इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने की एक क्रमबद्ध तैयारी। आप समझिएगा यहाँ पर कि इकाई योजना का अर्थ होता है, यहाँ पे देख लीजिए, इकाई योजना का अर्थ होता है कि देखिए आपको कोई भी विषय पढ़ाना है, उस विषय में कोई एक चैप्टर अगर आपको पढ़ाना है तो आप क्या करते हैं, उस चैप्टर को किस तरह से आप पढ़ाएंगे, उसका जो एक आप खाका तैयार करते हैं, एक स्ट्रक्चर जो तैयार करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इकाई योजना। तो इकाई योजना मतलब कि शिक्षक द्वारा इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने की क्रमबद्ध तैयारी, इसे हम इकाई योजना कहते हैं। शिक्षक किसी निश्चित क्रम में इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने का मानस बनाता है, यानी कि वो अपने आप को सोचता है कि भाई अगर उदाहरण के लिए आज मुझे गुरुत्वाकर्षण पढ़ाना है तो सबसे पहले मैं 2 गेंद को ऊपर फेंकूंगा और बच्चों को बोलूँगा ये नीचे क्यों गिरा। उसके बाद मैं उनको बताने की प्रयास करूँगा कि इसी तरह से और भी चीज़ें ऊपर से नीचे गिर जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है पहले उदाहरण दूंगा, फिर उसके बाद उनको विषय वस्तु पर ले जाऊँगा, फिर किताब में वो चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो गुरुत्वाकर्षण पढ़ाने के लिए आप जो मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं या फिर जो आप स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं, जो लर्निंग मटेरियल आप तैयार करते हैं, जो एक यूनिट को किस तरह से आप बच्चों को बेहतर समझाने के लिए प्लान करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इकाई योजना। इस विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की जो कार्य योजना होती है और उसको उपायों के रूप में प्रस्तुत करना ही इकाई योजना कहलाती है। तो इकाई योजना के अंदर आप किस तरह से जो है वीडियो का इस्तेमाल करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, फील्ड ट्रिप्स का हो सकता है इस्तेमाल करेंगे, या बच्चों से कैसे प्रश्न करेंगे, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। आप कैसे ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल करेंगे, तो मतलब हर एक चीज़ जो कि आप एक विषय वस्तु को, एक इकाई को बेहतर तरीके से समझाने में, क्रम से समझाने के लिए इस्तेमाल करोगे, वो सारी इकाई योजना के अंतर्गत आ जाती है।
इकाई योजना संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक स्पष्ट चित्रण है। एक विषय वस्तु के अंतर्गत अनेक प्रकरण होते हैं, किंतु उस विषय के ज्ञान को देखिएगा किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र या विभाग के अंदर होते हैं और उस विषय की जो इकाई कहलाती है। यानी कि देखिए, जैसे हमको विज्ञान पढ़ना, ठीक है, अभी हमको अगर मान के चलिए जो है जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना, तो जीव विज्ञान में भी कई प्रकार के जीव होते हैं। उस हर एक जीव का भी हमारा अलग अलग पक्ष होता है कि वो कैसे भोजन करते हैं, उनका जीवन कैसे विकसित होता है। तो ये सारे, तो आप कौन से विषय को पढ़ रहे हैं, उनमें मतलब भोजन प्रणाली के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके जीवन शैली के बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिकाओं के विखंडन के बारे में पढ़ रहे हैं, विकास के बारे में। तो जब कोई भी एक टॉपिक को आप चुन लेते, जैसे कि किस प्रकार से भोजन प्रणाली होती है किसी जंतु की, अगर आप उस विषय को चुन लेते हैं और उसको क्लास में किस तरह से पढ़ाना, अगर उसकी तैयारी करते हैं, तो ये आपकी इकाई योजना कहलाती है। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एड? शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बताओ। शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं? देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ शाब्दिक अर्थ से भी आप समझ सकते हैं। माफ़ करिएगा, एक मिनट। तो दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो कि शिक्षण की प्रक्रिया में सहायक हो, ऐसी कोई भी सामग्री जो है शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। तो पाठ को ठीक से समझाने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्री का प्रयोग करते हैं वह शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहलाती है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहलाती है, टीचिंग लर्निंग एड्स कहलाती है। इसमें शिक्षक जो है कक्षा द्वारा कक्षा निर्देश के पूरक या छात्रों की रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। शिक्षक अब देखेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आप देखोगे तो एनिमेशन, चित्र, वीडियो, ग्राफ, मॉडल्स, फ्लैक्स कार्ड, आप देखोगे कि वस्तुएं जैसे कि आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल में देखोगे कोई मॉडल बनाना, शरीर का मॉडल बनाना, कोई खिलौने आदि इस्तेमाल करना, गेम खेलना, ये सारी चीज़ें जिससे कि बच्चा उस विषय को बेहतर तरीके से समझ पाए और टीचर को भी यानी शिक्षक को भी अपने विषय को बेहतर तरीके से समझाने में मदद मिल पाए, वो सारी चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। तो आप चाहें तो शिक्षण सहायक सामग्री की एक लिस्ट बना लें और जब भी आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा शिक्षण सहायक सामग्री को अगर आप कुछ प्लस करके 3 भाग में लिखते हैं, शिक्षण प्लस सहायक प्लस सामग्री इक्वल टू शिक्षण सहायक सामग्री, तो आप समझा पाओगे कि शिक्षण के लिए जो सहायता करती हो ऐसी कोई भी सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री कहेगी। जरूरी नहीं कि जिन चीज़ों का मैंने नाम लिया मात्र यही होती। अगर आप प्रश्न पूछते हो, आप कोई गेम खेलते हो, कोई क्विज करते हो, कुछ भी अगर करते हो जो कि आपके शिक्षण में सहायक हो, तो वो चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्री हो सकती है। सामग्री आपकी फिजिकल हो सकती है, भौतिक रूप से दिखने वाली भी हो सकती है, और सामग्री ऐसी हो सकती है जो कि आपको दिख ना रही हो, जिसका कि आप अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करते हो, जैसे कि प्रश्न पूछना, जैसे कि गेम खेलना, जैसे कि उदाहरण देना। तो वो सारी चीज़ें भी जो है आपके शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाती है। मेंशन स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग सेल्फ लर्निंग मटेरियल। यहाँ पर बात हो रही है कि स्व अधिगम के लिए। देखिए, स्व अधिगम सामग्री के विकास के पदों का उल्लेख करिए। तो मतलब कि आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल को डेवलप करना है तो आप किस तरह से करेंगे, वो प्रमुख स्टेप्स कौन से होते हैं। देखिए, अधिगम सिद्धांत एवं संप्रेषण सिद्धांत शिक्षक को इनके कार्य को संपन्न करने में दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो जो टीचिंग लर्निंग के जो रूल्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अनुसार कोई भी टीचर अपने जो है टीचिंग का काम करता है। स्वतः अनुदेशन सामग्री का प्रारूप तैयार करने में शिक्षक को निम्नलिखित प्रकार की क्रियाएं करें। अब देखिए, एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, आप खुद ही समझिएगा कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल का, जैसा कि नाम से आप पहले समझ लीजिए, फिर आप चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्व अधिगम सामग्री, ऐसी कोई भी सामग्री जिससे कि व्यक्ति खुद से चीज़ों को सीख सकता है, अधिगम कर सकता है, लर्निंग कर सकता है। तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल SLM का मतलब ही यही होता है कि ऐसे कोई सेल्फ स्टडी मटेरियल, ऐसा कुछ बुक, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी जिससे कि आप खुद भी जो है चीज़ों को सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। पाठ सामग्री का प्रस्तुत कर, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब सेल्फ लर्निंग मटेरियल यानी कि स्व अधिगम सामग्री का विकास किया जाता है, तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो भी सेल्फ लर्निंग मटेरियल बनेगा वो उस पाठ को या उस विषय को पूरी तरह से प्रस्तुत करता हो। अगर आपको गणित का कोई विषय पढ़ना है, गणित का कोई टॉपिक पढ़ना है, तो जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल स्व अधिगम सामग्री होगी वो उस विषय को पूरी तरह से कवर करती हो। उद्देश्यों की पहचान करना, सेल्फ लर्निंग स्व अधिगम मटेरियल जो भी हो उसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। तो जो आपको पढ़ना है वो चीज़ भी है उसमें पूरी तरह से वर्णित होनी चाहिए। शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना, स्व अधिगम जो आपकी सामग्री हो, सेल्फ लर्निंग मटेरियल हो, वो
कुछ इस प्रकार का हो कि जिससे पढ़ने से आपकी रुचि बढ़े, आपको लगे कि हाँ यार आप खुद से पढ़ के भी चीज़ों को सीख पा रहे हो। तो स्व अधिगम की प्रक्रिया को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, आपकी रुचि बढ़ाने के लिए सेल्फ लर्निंग मटेरियल को बनाते वक्त, स्व अधिगम मटेरियल सामग्री का निर्माण करते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि स्व अधिगम सामग्री के माध्यम से आपका प्रोत्साहन हो, आपको बेहतर लगे चीज़ों को, आप सरलता से चीज़ों को सीख पाए। शिक्षार्थियों के अनुभव का अधिकतम उपयोग और सेल्फ लर्निंग मटेरियल को डिज़ाइन करते वक्त इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो शिक्षार्थी है उस विषय को ठीक से समझ पाए और आपने जो कुछ भी पहले पढ़ा है स्व अधिगम सामग्री में कुछ इस तरह से विषय को रखा जाए कि आपके पुराने अनुभवों का प्रयोग करने का आपको अवसर मिले। उदाहरण के लिए अगर आपको गिनती आती है, पहाड़ा आता है, तो जो स्व अधिगम सामग्री होगी, सेल्फ लर्निंग मटेरियल होगा, उसमें चीज़ों को कुछ इस तरह से, विषय वस्तु को कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि आपको अपने पहले जो चीज़ें आपने सीखी उसका इस्तेमाल करने का भी अवसर मिल पाए। अधिगम हेतु देखिएगा, अधिगम हेतु, अधिगम क्रियाओं हेतु परिस्थितियां प्रदान। अब लर्निंग के लिए सेल्फ लर्निंग मटेरियल ऐसा हो कि जिससे कि आपको सीखने का अवसर मिले, मतलब उसमें कुछ प्रश्न होने चाहिए, कुछ उदाहरण होने चाहिए, ऐसे उदाहरण हो जो कि आपके आसपास से, आपके समाज से हो, आपके व्यक्तित्व से जुड़े हो, ताकि आप उदाहरण के माध्यम से सेल्फ लर्निंग यानी स्व अधिगम जो सामग्री है उसके माध्यम से चीज़ों को समझ पाएं और आपका ज्ञान बढ़े, आपको कंफ्यूज ना करे बल्कि आपके ज्ञान को बढ़ाए। धारणा शक्ति में वृद्धि हो, मतलब चीज़ों को जो आप सीखे तो उसे लंबे समय तक याद रख पाए। तो विषय वस्तु को कुछ इस तरह से आप नए नए उदाहरण के तरीके से, नए सरल भाषा में हो, तो ताकि आप जो है चीज़ों को पढ़ें तो आप उसको याद रख पाएँ, ठीक से समझ पाएँ। अधिगम स्थानांतरण को प्रोत्साहित करें, मतलब कि अगर आप स्व अधिगम मटेरियल बना रहे तो इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि स्व अधिगम सामग्री ऐसी हो कि अगर आप एक छात्र को वो दे रहे हैं तो उसे आप दूसरे छात्र को भी दे सकें, यानी कि एक से ज़्यादा छात्रों में वितरित कर सके, एक से ज़्यादा छात्रों को वो दिया जा सके। एक साल के बाद अगले साल के बाद और अगले साल, यानी कि लगातार उसको इस्तेमाल किया जा सके, ज़रूरत पड़ने पर उसका वितरण किया जा सके, इसके योग्य भी होना चाहिए। पृष्ठ पोषण हेतु अवसर प्रदान करना। स्व अधिगम मटेरियल में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कुछ प्रश्न होने चाहिए, पूरक प्रश्न होने चाहिए, निबंधात्मक प्रश्न होने चाहिए, ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि जिससे कि ये भी हो, सुनिश्चित करें कि जो आप स्व अधिगम सामग्री के माध्यम से सीख रहे हो उसका आप आकलन कर सको, उसका मूल्यांकन, यानी कि पृष्ठ पोषण, फीडबैक का आपको अवसर मिले। और निर्देशन प्रदान करना, और चीज़ों को किस तरह से आपको सीखना है स्व अधिगम मटेरियल में, जिस तरह से एक टीचर पढ़ाता है इसी तरह से स्व अधिगम मटेरियल में टीचर को जो विषय है, विषय वस्तु को कुछ इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि जैसे लगे कि एक शिक्षक पढ़ा रहा हो। तो यानी कि निर्देशन प्रदान करने वाला होना चाहिए आपका शिक्षण सहायक सामग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। दोस्तों, इसको मैं 1-2 वीडियोज़ में कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। तो अभी हमने इतना देखा, इसके बाद हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 2018 का पेपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग देख लीजिए। तो 2018 के पेपर को, 2019 के पेपर को, सारे पेपर्स को हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।